सभी को प्रणाम है। और आज हम जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में कृष्णीष्ट ज्ञान। ये अपने आप में बहुत अनूठा एक नया टॉपिक है। कृष्ण के ईष्ट जिनका दरबार लगा है अंबाला यानी कि हरियाणा में। अंबाला शहर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। अंबा एक कैरेक्टर हुई है महाभारत में जो कि भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। महाभारत के युद्ध का बीज उन्होंने ही बोया और उन्हीं के नाम पर इस शहर का अंबाला का नाम पड़ा। तो खैर ये बातें बाद में। आज हम सीधा विषय पे आते हैं। हमारा विषय है आज का जो विषय है कृष्णीष्ट ज्ञान। और हमारे होस्ट हमारे जो गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में, वो गेस्ट कुचनाकर गुरुजी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। प्रणाम गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव प्रोग्राम में। कुचनाकर गुरुजी, आज आपके ही कुछ प्रोग्राम्स हमें देखने का मौका मिला जो आप ज्ञान चर्चा करते हैं। महाविष्णु की कथा आप रोज कराते हैं कुचनाकर गुरुजी फेसबुक पेज पर। उसी के माध्यम से हमने कुछ प्रश्न इकट्ठे किए हैं जो हम उनके हमारे व्यूअर्स ने पाए। उस जो आपने चर्चा की उसमें जो क्वेश्चंस निकल कर सामने आए। साथ ही आपने राम राज्य ज्ञान के विषय में भी आज बात की है। आप उसके प्रचारक हैं क्योंकि आप टाइम साइंटिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इन पे आमतौर पे चर्चा नहीं होती, इसी बारे में आपसे आज बात करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला विषय वो ये है कि आपकी ये एक रैपिड फायर राउंड जैसा रहेगा। मैं चाहूंगी कि आप एक लाइन में या 2 लाइनों में उत्तर दें अगर संभव है तो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर ये पॉसिबल हो पाए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी समझ में, आपकी नजर में, आपकी डेफिनेशन में राम राज्य आखिर है क्या? राम राज्य क्या है और राम राज्य ज्ञान का क्या मतलब हुआ? जी, राम राज्य क्या है इस बारे में तो शायद मुझे कुछ खास कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं राम राज्य का मतलब सबके लिए समृद्धि, लग्जूरियस लिविंग फॉर एवरीबडी। और लग्जूरियस शब्द को समझना होगा। अब वो आपके क्वेश्चन में है कि नहीं है पता नहीं, और होगा तो आप पूछ लेना, मेरे पास नहीं है पर मैं जवाब दे सकता हूं। तो बेसिकली राम राज्य का मतलब है लग्जूरियस लिविंग फॉर ईच इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ caste, creed, geography, gender and color. Irrespective of anything, if you are human, then you have all rights to lead luxurious living. जी, आज के इस एरा में एक शब्द चलता है वामपंथ, लेफ्टिस्ट। ये कार्ल मार्क्स की दी हुई सोच है। बहुत बड़ी संख्या हमारी पृथ्वी पर इसे मानती है। ये कहती है कि सामाजिक समरसता होनी चाहिए, यानी कि समाज में सभी के पास समान अवसर और समान रिजल्ट्स होने चाहिए। तो क्या आपका लग्जरी फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट लेफ्टिस्ट सोच को प्रमोट करता है? नहीं, यहाँ पर ये सोच ही वामपंथी, आप समझो ना, वामपंथ यानी कि जो वाम में बैठते हैं, यानी लेफ्ट साइड में बैठते हैं। तो अगर आप सनातन प्रक्रिया को समझेंगे तो उसमें जब विवाह होता है, विवाह के अंदर पत्नी जब बन जाती है, जब धर्म पत्नी बन जाती है, यानी 4 या 5 फेरे हो चुके होते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैंने इसको अपना पति एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद उसको लेफ्ट में बिठाया जाता है। या शायद सारे फेरे जब पूरे हो जाते हैं तब बिठाया जाता है, तो उसको लेफ्ट में बिठाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो लेफ्ट में बैठते हैं वो ज्यादा पावरफुल है। अगर वो, क्योंकि महिला जो है उसके पास नंबर ऑफ सेंसेस 6 होती हैं पुरुष के मुकाबले में, और लेफ्ट में इसीलिए बिठाया जाता है क्योंकि आप अब यहां पर देखो, मान लो फीमेल को शून्य माना जाए, शून्य सबसे पावरफुल एंटिटी होती है, जिसके साथ जुड़ जाती है उसको योग में ले आती है। और एक का मतलब एक, और पुरुष को आप एक मान लो, तो एक के अगर लेफ्ट में कन्या को बिठाया जाता है, उसका एकमात्र कारण यह है कि पुरुष एक से नीचे ना गिर जाए। समझे आप? कि पुरुष जो है उसकी बैक एक तो प्रोटेक्ट हो गई। वो कहते हैं ना कि आप अगर इंग्लिश मूवी देखोगे तो उसमें कहते हैं वॉच योर बैक एंड आई कैनॉट वॉच माई बैक, सो हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई बैक? सिंपल, आई नीड दी
पर्सन मोर पावरफुल टू मी, जो मेरे से ज्यादा पावरफुल होगा, वो अगर मेरी बैक को वॉच कर रहा है तो मुझे कभी नुकसान नहीं हो सकता। आप यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मैं एक सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ कि राम और लेफ्टिस्ट सोच क्या सोशल स्ट्रक्चर शुरू ही फैमिली से होता है ना। प्रॉब्लम तो यही है कि सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ही है पहला फैमिली, और फैमिली में पहले कपल। तो सोशल स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं अगर आप पहले उसको, पहली ईंट को या पहले ब्लॉक को ही अगर आप नहीं समझेंगे तो बिल्डिंग बनेगी कैसे। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है लग्जरी फॉर ऑल, इसका क्या मायने हुए? हाँ, अब लग्जरी को समझना होगा कि लग्जरी का मतलब क्या है। लग्जरी का मतलब है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरी जिंदगी में फेलियर ना हो, किसी भी तरह की फेलियर ना हो। पहला जो रूल है लग्जरी लिविंग का वो ये है कि आई शुड नॉट एवर गेट ए फीलिंग कि आई माइट फेल in any activity I start. I will never fail. There is nothing called failure in my life. तो लग्जरी का पहला स्टेप ये है कि देर इज नो फियर ऑफ फेलियर एनीवेयर। लग्जरी का दूसरा स्टेप है कि आई शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, मुझे कोई बेवकूफ ना बना सके, तो मैं कंफ्यूजन में ना रहूं। कंफ्यूजन फ्री लाइफ, माई लाइफ शुड बी एब्सोल्युटली कंफ्यूजन फ्री। ये दूसरा स्टेप है लग्जरी लिविंग का। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेयर केस आई वुड से। फर्स्ट स्टेयर केस फेलियर फ्रीडम, सेकंड स्टेप स्टेयर केस दैट आई शुड नॉट बी हैविंग एनी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन फ्री, फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस, कि मैं बीमार कभी ना हूं, मैं बीमार हूं ही ना, ऐसे सिस्टम एडॉप्ट करूं, ऐसे जिंदगी चलाऊं कि उसमें बीमारी नाम की चीज आए नहीं। ये थर्ड स्टेयर केस है। फिर फोर्थ स्टेयर केस है कि मेरे को पेन ना हो, पेन फ्री, फ्रीडम फ्रॉम पेन, कष्टों से मुक्ति, कि दूसरा कोई मुझे कष्ट ना दे सके। इमेजिन, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को कष्ट नहीं चाहिए। मैं अगर लग्जूरियस लिविंग चाहता हूं तो मुझे कष्ट नहीं चाहिए, और कष्ट हमेशा दूसरे देते हैं, अपने आप को आप कभी कष्ट नहीं देते, कष्ट हमेशा दूसरे देंगे आपको। तो दूसरा कोई मुझे कष्ट ना दे सके। चौथा स्टेयर केस ये है। अब कष्ट की जो बात करते हैं, कहते हैं नो पेन नो गेन। अब एक छोटा बच्चा है, उसको हम कहते हैं कि बेटा आप चलो, उसको शुरुआत में चलने में कष्ट महसूस होता है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि अगर वो सही समय पर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसको चलने में आगे दिक्कत आएगी। सिमिलरली अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने हमें कोई दवाई दी है, हमें कुछ पेन हुआ है उसके इंजेक्शन या उसकी मेडिसिन की वजह से, तो वो भी एक्चुअली हमारे भले के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है। लॉन्ग रन में वो हमें डिजीजेज और पेन से बचाने के लिए। मैं तो इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहा ना, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आपने पूछा मेरे से लग्जूरियस लिविंग क्या है, आपने तो कहा मैं कि उसकी स्टेयर केस बता रहा हूं। पेन फ्री लाइफ, लेकिन पेन एक ऐसा शब्द है कि हमें पेन कई बार लेना होता है अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो। एग्रीड, पर दूसरा देता है, पेन हमेशा दूसरा देगा, ऑब्वियसली। बस लेकिन मैं यही कह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दूसरा जब पेन दे रहा है, आपको ये समझना है कि आपको प्रिपेयर रहना है कि वो मेरे को पेन देगा या देगी, तो मेरे को कैसे हैंडल करना है कि मुझे फील ना हो। रूल ये है। आई एम टॉकिंग अबाउट लग्जूरियस लिविंग। तो लग्जूरियस लिविंग में अगर मेरे को पेन ही रहा तो फिर लग्जरी काहे की। तो एक कल्चर चला था, हिप्पी कल्चर, वो उसमें ये 80s की बात है, जिसमें एकदम से ड्रग्स और नशों का बहुत तेजी से एक मॉडर्नाइजेशन हुआ था। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी उन चीजों के लिए आई थी। इस पर कुछ मूवीज भी बनी थी उस समय में, और वो इसीलिए था कि हम इतने पेन में हैं कि हम कॉन्टिन्यूसली अपने आप को ड्रग्स में रखते हैं, सो दैट वी आर नॉट एबल टू फील द पेन। ड्रग्स लोगे कहां से? गेम तो यह है कि ड्रग्स लोगे कहां से? दे आर ऑल अवेलेबल। हाँ, तो पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो कहां से लोगे? तुम काम करोगे तो पैसा कमाओगे ना।
उसके बाद ही तो ले पाओगे। तो लग्जूरियस लिविंग और पेन फ्री लिविंग, आर दे गोइंग हैंड इन हैंड? नो, लग्जूरियस पेन डजंट, इफ यू आर लिविंग इन लग्जरी, पेन डजंट एग्जिस्ट। पेन एंड डजंट। नशा करना है, अगर नशा करना है पेन फ्रीडम के लिए, तो सांस का नशा करो ना, काम का नशा करो ना। क्या जरूरत है दवाई का, गोली लेकर के और नशे की दवाई लेकर के नशा करने का क्या फायदा? सांस का नशा करो, काम का नशा करो, कर्म का नशा करो। ओके, एक और प्रश्न आपसे पूछना था कि आज आपने ही अपने एक लेक्चर में ये चर्चा की है कि शिव जी की तीसरा नेत्र खुल गया। इस बात को बहुत ही कम लोगों ने समझा, शायद नहीं समझा। और तीसरे नेत्र को लोगों ने डिवास्टेशन से, डिस्ट्रक्शन से जोड़कर देखा कि शंकर जी का, शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब अब वो सर्वनाश कर देंगे। जबकि आपने कहा कि ये मन की आंख खुल गई। हाँ, देखिए ऐसा है कि तीसरे नेत्र को समझना है तो आप ये समझो कि उसने सर्वनाश किया। जो शब्द यूज किया गया, तीसरा नेत्र खुलता है तो वो सर्वनाश करता है। अब गेम ये है कि सर्वनाश करने के लिए एनर्जी चाहिए। लेजर बीम को आप समझो, लेजर यूज करी जाती है टू कट, कि अब जो जो चीज है उसको खत्म कर दो। हाँ जी। तो तीसरा नेत्र को आज्ञा चक्र कहा गया है जी। तो वो आज्ञा देता है कि सामने कोई भी नेगेटिव चीज है उसको खत्म कर दो। बिल्कुल। तो वो नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव है, ये समझ में कैसे आएगा? ये तभी आएगा जब आपका मन और बुद्धि एक हो जाएंगे। जुड़े हुए नहीं है, मन और बुद्धि अभी जुड़े हुए हैं, पर वो एक हो जाएंगे। ये समझ लो कि आंख में, आंख को समझो, आंख के स्ट्रक्चर को समझो। एक आंख है, उसके अंदर पुतली है ना? तो आंख को आप समझ लो बुद्धि है, और जो पुतली है वो मन है। ओके। तो जब ऐसा हो जाएगा, ये त्रिनेत्र का तीसरे, और तब आप जिसको भी जो आज्ञा दोगे वो मानेगा ही मानेगा आपकी। अगर आप शंकर जी की बात कर रहे हैं, शिव जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक हिस्ट्री में हमें एक कथा सुनने को मिलती है कि सती कूद गई थी फायर में, अग्नि में, और उनकी डेथ हो गई। और तब शिव जी, जो कि उनके पति थे, वो बहुत ज्यादा दुखी हुए इस बात से, और उन्होंने पृथ्वी पे सर्वनाश करना शुरू कर दिया। नहीं, ये कथा में गड़बड़ है। उन्होंने एक वीरभद्र को जन्म दिया था, अपने बाल तोड़ा था एक सिर से, और वीरभद्र को जन्म दिया था। उसने किया था जब को जो कुछ किया था। ओके। तो तब शंकर जी उनकी शव को लेकर घूम रहे थे, सती जी के। तब विष्णु जी ने उस शव के टुकड़े किए थे, जहां जहां वो उनका शरीर का टुकड़ा गिरा, वहां पे आज शक्तिपीठ स्थापित है। हम हिंदुओं में बहुत मान्यता है शक्तिपीठों की। जी। तो ऐसा क्यों हुआ? शंकर जी हाँ, इतने अब ये व्यथित क्यों यहाँ हो पर गए? समझने की बात है। यही एग्जैक्टली मैं समझाने की, बताने की वो कर रहा हूं कि जब विष्णु ने सती को 51 हिस्सों में काटा, 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं, तो इसका मतलब 51 हिस्से, 51 अंग हैं महिला के। जी। है ना? महिला के 51 अंग तो हो ही गए, क्योंकि 51 शक्तिपीठ है और 51 हिस्सों में काटा था उन्होंने, तो 51 हिस्से थे तो काटा होगा। ओके। ठीक है। तो अब उन्होंने काटा क्या? शव तो वैसे के वैसे ही उनके हाथ में, अगर काट देते तो शव गिर जाता। नहीं, शव के थोड़े थोड़े पीसेस वो काटते चले गए ना, जैसे पहले टखना काटा, फिर पैर, फिर अलग अलग हिस्से काटते तो चले गए। वजन फर्क होता चला गया ना, बैलेंस बिगड़ता चला गया ना। हाँ। तो शव के हिस्से नहीं काटे थे उन्होंने, उस अंग से एनर्जी को निकाल करके वहां वहां स्थापित कर दिया था। उनके शव को निर्जीव किया, यानी वो खाली एक वो रह गया, खाली एक शरीर रह गया, उसके अंदर बाकी कुछ नहीं बचा। यही समझने की बातें हैं कि उन्होंने उसकी हर अंग की, महिलाओं के हर अंग में एनर्जी इतनी होती है कि वो मरने के बाद भी डिस्ट्रक्शन कर सकती है। उन्होंने ये बताया। तो शव और शिव में यही फर्क है कि शिव में एनर्जी है, शव में एनर्जी विहीन। नहीं,
शिव और शव में फर्क है। शिव है तो गति है, हाँ। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि क्योंकि अगर एनर्जी है तो फीमेल को तो कहीं है ही नहीं। शिव और शव दोनों मेल ही हो गए, फीमेल कहां रहेगी? बात को समझो कि हमने यही समझने में फर्क रहा है। गैप यहीं पर आ गया कि हमने महिला को गायब ही कर दिया, बिल्कुल महिला को समझने की कोशिश ही नहीं करी कहीं पर भी। शिव और शव में अटक करके रह गए, जबकि काली ने शिव ने जब अपने आप को शव बनाया और अपनी शक्ति काली को दी, यानी काली के पास अपने पास कुछ नहीं था क्या? ऐसा तो नहीं है ना। काली ने अपने आप को तैयार किया कि वो शक्ति को रिसीव कर पाए। काली ने कितनी तपस्या की होगी, कोई सोच भी नहीं सकता कि काली ने भी तपस्या की थी। ये भी नहीं कोई मानने को तैयार कि काली ने किस बात की तपस्या की। शिव ने अपनी शक्ति दे दी। अरे आप शक्ति को, किसी शक्ति धारण के लिए आपको अपने आप को तैयार नहीं करना पड़ेगा क्या? और शिव की शक्ति तो इतनी पावरफुल थी कि उसको रिसीव करने के लिए अपने आप को कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, यही सोचना मुश्किल है। सोचना ही मुश्किल है, इमेजिन करना ही संभव नहीं है। तो उस महिला ने, उस काली ने कितनी तपस्या की होगी कि वो शिव की शक्ति को धारण कर सके। जी ओके, तो आप एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। अब एक और विष्णु जो है ऊर्जा के मालिक कहलाते हैं। हर प्रकार की ऊर्जा के जो कंट्रोल है वो विष्णु के हाथ में है। तभी तो विष्णु का पालन का काम है ना। पूरी सृष्टि का पालन करते हैं विष्णु जी। तो वो किससे पालन करते हैं? भाई तुम्हें कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा ही तो चाहिए, एनर्जी ही तो चाहिए, रोटी थोड़ी चाहिए। रोटी से एनर्जी मिलती होगी, ठीक है, बट चाहिए तो एनर्जी। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो रोटी खाता है? नहीं खाता। उसके लिए विष्णु ने ऑलरेडी फीमेल को मिल्क प्रोडक्शन की फैक्ट्री बना दिया। तो ये किसने बनाया? विष्णु ने बनाया। पर इस बात को हम भूल गए। हमने ये विष्णु के थैंकफुल होने की बजाय हम विष्णु को भूल ही गए, गायब ही कर दिया हमने। जी। एक हाल फिलहाल में एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें बताया गया था कि देव दीपावली पर आप विष्णु एनर्जी को यूटिलाइज करना सीख सकते हैं। जी। यहाँ पे प्रश्न ये है कि विष्णु एनर्जी आखिर कहाँ किसे जा रहा है, किस प्रकार की ऊर्जा है ये विष्णु एनर्जी? क्योंकि विष्णु तो सारी एनर्जी के मालिक हैं, नारायण हैं। हाँ, तो चंद्रमा रूप भी विष्णु जी का ही है। आपने कर्ण को सुना होगा कि कर्ण के पास कवच कुंडल थे। हाँ जी। तो वो कवच कुंडल क्या थे? वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट थोड़ी था। वो सूर्य पुत्र थे कर्ण, और वो जन्म से ही लेकर आए थे कवच और कुंडल। हाँ, तो वो क्योंकि सूर्य पुत्र थे और सूर्य नारायण है, सूर्य विष्णु का ही एक रूप है। हाँ जी। तो वो उन्होंने दे दिया उसको, इसीलिए तो सूर्य के पुत्र कहलाते थे कर्ण। जब तक वो कवच कर्ण के पास था, कवच को कर्ण को मारा नहीं जा सकता था, इसलिए उस कवच को महाभारत से पहले उनसे ले लिया था इंद्र ने लिया था। अब यहाँ पर देखो, इंद्र ले पाया उसको, और कोई नहीं ले सकता था। इंद्र क्यों? क्योंकि इंद्र नहीं चाहते थे कि कर्ण अर्जुन को मारे। नहीं 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 नहीं, इंद्र ले पाए। बात ये नहीं हो रही कि मारे या ना मारे की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि उस कवच कुंडल को संभाल कौन सकता था? सूर्य का, नारायण का दिया हुआ था वो, तो उसको कोई इतनी आसानी से ले लेगा क्या? क्योंकि इंद्र राजा थे स्वर्ग के, और सूर्य स्वर्ग की नौकरी करता है, इसलिए ले पाए, क्योंकि वो राजा थे। तो ये कवच कुंडल का क्या सिग्निफिकेंस था? विष्णु एनर्जी से बने थे ना वो, वही तो बता रहा हूं। तो विष्णु एनर्जी बेसिकली हमारे लिए कवच और कुंडल बनाएगी। ये हाँ, कम्युनिटी शील्ड कहते हैं हम इसको, कि कम्युनिटी शील्ड एक ऐसी शील्ड है जो आपको, अब कर्ण को तो सिर्फ आयुध और वो क्या कहते हैं, हथियारों से बचाया जा सकता था। कवच कुंडल जो थे उसके पास, उसको हथियारों से बचाया जा सकता था, जेलिसी से नहीं बचाया जा सकता था। तो कम्युनिटी शील्ड एक ऐसी शील्ड है जो विष्णु एनर्जी से जब ऊर्जित होने लगती है, ऊर्जा मिलने लगती है उसको,
विष्णु ऊर्जा से वो विकसित होने लगती है, तो कोई आपसे जेलिसी भी नहीं कर सकता। हथियार तो बहुत दूर की बात हो गई, अगर कोई जेलिसी भी करने की कोशिश करेगा तो उसी को नुकसान होगा। तो यानी कि विष्णु एनर्जी यूज करके हम अपने लिए एक शील्ड डेवलप कर सकते हैं जिससे कोई हमसे जेलसी ना रख पाए। उसको विष्णु शील्ड कहा गया है। विष्णु शील्ड बना सकते हैं जी। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती थी डिजिटल लिविंग से रिलेटेड। आपने आज जिक्र किया है अपने ही प्रोग्राम में कि ये कन्वेंशनल लिविंग में आप रह रहे हैं, आप कन्वेंशनल लिविंग में रहिए, इसके सिस्टम्स यूज करिए जो सिस्टम में हम दिए गए हैं, या आप डिजिटल लिविंग में माइग्रेट कर जाइए। माइग्रेट करेंगे तो आपको एक नया प्लैनेट है। ये बातें जरा सुनने में अजीब और गरीब सी लगती हैं कि नया प्लैनेट, नया स्टेट बना दिया हर कंट्री में जब मर्जी एक स्टेट जोड़ देते हैं, कहीं जिला जोड़ देते हैं। ये तो सब एक कॉमन प्रोसेस है, इसमें समझने वाली शायद कुछ बात है ही नहीं। कोई कंट्रियां जुड़ जाती है आपस में। प्लैनेट नया नहीं जोड़ा जा सकता। प्लेनेट जोड़ का रहा है, ग्लोब की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लेनेट की क्या बात कर रहे हैं? एशो ग्लोब। एशो ग्लोब। तो आपने इस पे माइग्रेट करने की बात की, जो जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई समझ पाया हो कि एक नए ग्लोब में एक तो पहला क्वेश्चन कोई क्यों माइग्रेट करेगा, दूसरा इसको माइग्रेशन के फायदे क्या हैं। हम आपने उसमें यूएस का एग्जांपल लिया था कि हम यूएस के वीजा के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। करेक्ट। यस हम करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि यहाँ जाने से हमें क्या मिलेगा। एग्जैक्टली। तो अमेरिका की जब बात आई, तो अमेरिका जब अमेरिका बना था तब क्या था वो? तब तो वहां पे कोई नहीं जाना चाहता था। हाँ जी। तो उन्होंने उसको लुक्रेटिव बनाया। जी। तो ऐसे ही एशो ग्लोब को कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे उसमें जो मैंने 4 स्टेयर बताई, वो चारों स्टेयर अवेलेबल है, उसके चारों स्टेयर पार करने के बाद ही उसमें जाया जा सकता है। पर कोई चारों स्टेयर्स पे समझ में आता है मुझे कि हाँ ठीक है, हमें डिजीज फ्री लाइफ चाहिए, हमें पेन फ्री लाइफ चाहिए, हमें कंफ्यूजन फ्री लाइफ चाहिए, हमें फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर चाहिए। ओके, आपके चारों स्टेयर्स मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन कोई क्यों ही माइग्रेट करना चाहेगा? इस दुनिया में रहकर ही तो हमें अपनी एक अच्छी जिंदगी जीनी है। हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो वी आर कॉल्ड डेड। गेम क्या है? गेम ये है, जैसे मैंने बताया कि डिजिटल लिविंग में जब अगर आप शिफ्ट करते हो, मतलब एशो ग्लोब में जब आप शिफ्ट करते हो, कन्वेंशनल ग्लोब और एशो ग्लोब, लेट्स पुट दीज 2 नेम्स। कन्वेंशनल ग्लोब में आप रह रहे हो, तो कन्वेंशनल ग्लोब में भी आप वो चारों स्टेयर पार कर सकते हो। पर प्रोसीजर तो डिजिटल से ही मिलेंगे ना, पहली बात, क्योंकि वो डिजिटल लिविंग के ही प्रोसीजर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कन्वेंशनल लिविंग में हो सकता है कि कन्वेंशनल लिविंग की ग्रेविटी आपको वापस खींचती रहे, वहां पर वो ग्रेविटी नहीं है अवेलेबल। आई एम सॉरी, कन्वेंशनल लिविंग की ग्रेविटी आपको वापस खींचती रहे, ये स्टेटमेंट टोटली समझ के बाहर था। क्यों? इसमें क्या? भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ क्या एक सवाल? जी। तो कन्वेंशनल लिविंग में ग्रेविटी कैसे खींच लेती है? मान लो कि तुम्हें कोई बीमारी आ गई, मान लो। हाँ जी। अब उस बीमारी का इलाज करने के लिए 100 तरह के डॉक्टर अवेलेबल है, 100 तरह के मेडिकल हेल्प अवेलेबल है। हाँ जी। आप क्या करोगे? पहली बात तो आप उस 100 में से चुनना होगा आपको, ऑब्वियसली। तो खींच गए ना वापस। क्योंकि कन्वेंशनल लिविंग में वो बीमारियों के कीटाणु तो अभी भी घूम ही रहे हैं ना, वो थोड़ी निकल गए। एशो ग्लोब में वो कीटाणु ही एग्जिस्ट नहीं करते, ये फर्क है। आप कन्वेंशनल लिविंग किसे कह रहे हैं? जो आजकल चल रही है, जिसमें आजकल सारी दुनिया रह रही है, क्योंकि एशो ग्लोब में तो अभी कोई है ही नहीं। दुनिया होती है, दुनिया में सब रहे, सबका ग्लोब अलग अलग होता है ना, कंट्री अलग अलग होती है, स्टेट अलग अलग होती है, उसमें सिटी अलग अलग होते हैं, उसमें गांव अलग अलग होते हैं। सबका अपना अपना रहने का स्टाइल होता है, जिसे हम लाइफ स्टाइल बोलते हैं। करेक्ट। अपनी अपनी थिंकिंग पैटर्न होता है। और कृष्ण ने बहुत क्लियरली हमें कहा है कि जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, जैसा आप करते हैं जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे।
करेक्ट, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। करेक्ट। तो अब आप इसे कन्वेंशनल लिविंग की कहिए, आप इसे कुछ और कहिए, यही जिंदगी है, दैट इज नहीं लाइफ। नहीं, यहीं पे यही जो स्टेटमेंट अभी तुमने कही यही समझो। कृष्ण ने कहा है कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, पर ऑब्वियसली अगर दूसरा तुम्हारे लिए बो रहा है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हमें क्यों नहीं लगता पॉसिबल? है, क्यों ऐसा नहीं लगता पॉसिबल? है हमें, लेकिन ये अरे पॉसिबल नहीं है। कैसे, किसने कहा? पॉसिबल है ना, डेफिनेटली पॉसिबल है। दूसरा आपसे जेलिसी करता है और आपका नुकसान हो जाता है, या आप गाड़ी चला रहे हो, आप तो बहुत ध्यान से चला रहे हो, सामने वाला गाड़ी ठोक देता है आपकी। कन्वेंशनल की यही तो समस्याएं हैं कि दूसरा आपके कर्मफल लिखवा रहा है आपसे, मतलब वो लिख नहीं रहा है दूसरा आपके कर्मफल, वो आपसे ही लिखवा रहा है आपके कर्मफल, पर दूसरे के कहने पर लिख रहे हो आप। प्रॉब्लम यहां है। कन्वेंशनल लिविंग की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि दूसरे आपको फोर्स करते हैं कि आप कर्मफल ये वाले लिखो, वो नहीं लिखो जो आप चाहते हो। जी हाँ, ओके। दूसरे हमें फोर्स करते हैं, ये बात ठीक है कि दूसरों का इन्फ्लुएंस, इसे हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। हम पर मीडिया का, इन्फ्लुएंसर्स का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे कुलीग्स का, पीयर प्रेशर का, इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस होता है, और हम उसकी वजह से वो कर जाते हैं जो हम शायद न करते अपनी। कितने सारे हो गए, कितने सारे ओके, इन्फ्लुएंस हो गए। बट तो वो तो कन्वेंशनल हमेशा, लिविंग की तो समस्या है, तो ग्रेविटी कैसे कम होगी बताओ। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साधु बन जाते हैं। हालांकि ऐसे मेल्स ज्यादा देखे हैं मैंने, फीमेल्स कम, लेकिन वो साधु बन जाते हैं, वो घर छोड़ देते हैं और वो तपस्या करते हैं, और काफी हद तक वो सोशल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं इस तरह के, या यूपी के मुख्यमंत्री जी भी हैं। इन ना लोगों ने ना, ये कहीं ये साधु नहीं बने हैं ये कहीं पर भी। सॉरी, आप इनको गलत कह रहे हो, साधु नहीं है ये। जीवन साधु तो साधु जैसा ही है उनका, है। लाइफस्टाइल तो साधु जैसा ही है। नहीं 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 नहीं, क्यों? दे आर लिविंग लग्जूरियस लाइफ। उनके कपड़े देखो कितने साफ होते हैं। लग्जूरियस लाइफ मतलब बीमार नहीं होंगे। देखो मैंने वही बताया, 4 स्टेयर्स को समझो। इतने लोग मोदी जी से जेलसी करते हैं, तुम सोच सकते हो कितने लोग योगी जी से जेलसी करते हैं, वो फिर भी वो प्रोटेक्टेड है, वो बीमार नहीं पड़ते। इसका कारण क्या है? साधु नहीं है वो, लेकिन उन्होंने अपनी कम्युनिटी शील्ड बिल्ड की हुई है। तरीका चाहे कोई भी यूज किया उन्होंने, मुझे नहीं मालूम, पर साधु दिखता क्या है। है? जी साधु किसे कहते हैं? हाँ, साधु को समझो। साधु उसको कहते हैं जो घर बार छोड़ देता है, सोसाइटी छोड़ देता है, और फिर तपस्या करता है, समझने की कोशिश करता है कि मैंने ये छोड़ी क्यों। बहुत सारे लोग साधु बन के वापिस आ जाते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि वो उनको पता लग जाता है कि मैंने सोसाइटी नहीं छोड़नी चाहिए थी मुझे। वो यही सोचने की कोशिश करते हैं कि मैंने सोसाइटी छोड़ी क्यों। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें मिलता है गौतम बुद्ध जी का, जिन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था अपने राज्य में। उन्होंने घर बार छोड़ा था और वो शायद साधु बन गए थे, जिसे आज हम नहीं मॉन्क नहीं कहते हैं। नहीं, वो साधु नहीं बने थे, वो प्रीचर बने थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दूसरों को बताने की कोशिश की कि अहिंसा करोगे तो नुकसान होगा। उन्होंने कभी सनातन की वो नहीं करी। उन्होंने उनका उनको जो है उनको एक सिर्फ, मैं गलती कहूंगा उसको, पर गलती शायद होगी नहीं क्योंकि सबकी समझ और समय के हिसाब से चलती है। उन्होंने अपने छोटे बच्चे का त्याग किया, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जब उसको, बच्चे को पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने उसको छोड़ा। उनको वो नहीं करना चाहिए था। या तो वो बच्चा होने ही नहीं, मतलब प्रेग्नेंट नहीं करते, या तो ब्याह ही नहीं करते, या विवाह नहीं करते, तो वो साधु नहीं कह सकते उनको। साधु हमेशा छोटी उम्र में ही छोड़ के चले जाते हैं। वासुदेव जी ने भी तो कृष्ण को छोड़ा था नंद के पास। है? कृष्ण के पिताजी वासुदेव जी, उन्होंने भी तो मर्जी से। कृष्ण को तो छोड़ा कृष्ण था। साधु नहीं थे, नहीं तो, कृष्ण साधु नहीं थे। लेकिन ये तो एक परंपरा चली आ रही है कि पिता पुत्र को छोड़ देता है या पुत्र पिता को, तो इसमें कुछ नया तुमने गलत समझा। वो जेल में थे उस समय में, और कृष्ण का क्या कसूर था जो वो जेल में रहे। वासुदेव इतने समझदार थे कि हमारी तो चलो कोई गलती होगी तो हमें जेल में रखा गया है, पर कृष्ण को क्यों? गौतम बुद्धा को वो महल जेल समान लग रहा था शायद। पर छोटे बच्चे को छोड़ के मैंने कुछ नहीं कहा, छोड़ना उनका को, उनकी
उनकी जो समझ थी उन्होंने उसका उपयोग किया होगा जरूर, लेकिन छोटे बच्चे को पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय में छोड़ा तो वो मुझे लगता है कि वो शायद इतनी अच्छी वो नहीं थी, एग्जाम्पल नहीं थी, शायद मजबूरी क्या रही होगी वो मैं नहीं कह सकता। और वो साधु नहीं बने थे, वो समझने के लिए जा रहे थे कि जीवन है क्या। तो अश्विनी जी, ये मेरा आपसे अब मैं आगे प्रश्न एग्जीक्यूशन से रिलेटेड पूछना चाहूंगी, क्योंकि जो जनरल व्यूअर्स हैं, पब्लिक है, उनको इंटरेस्ट ये रहता है कि हम कैसे इस आपकी नॉलेज को, आपके ज्ञान को यूज कर सकते हैं अपने लिए। जी। तो कन्वेंशनल लिविंग में रहकर भी तुम इन प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट आज आपने दिया है जो मैं समझ नहीं पाई कि आप एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि वीजा लेने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं हर जगह पर। किसी भी कंट्री में जाना हो तो वीजा की जो फॉर्मेलिटी है वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। पर सबसे पहले हम वीजा लेने का डिसीजन लेते हैं कि ओके, मुझे इस कंट्री में जाना है तो मुझे वहां का वीजा चाहिए। हम ऐशो जॉब का वीजा क्यों ही लेंगे? हमें तो ऐशो ट्रिप के बारे में कुछ पता नहीं है। तो जो लेना ही नहीं चाहता तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है ना, प्रोसीजर्स अवेलेबल है, करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे मत करे। हाँ, तो प्रोसीजर्स क्या है? बताया ना कि सबसे पहले उसको कमिटमेंट करनी पड़ेगी अपने साथ कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, 4 स्टेयर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, और पहले कौन सी स्टेयर पे चले, क्योंकि 4 स्टेयर है तो 4 में से वो पहले कौन सी स्टेयर पे चढ़ना चाहता है, उसको ये डिसाइड करना, डिसीजन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ही उसके हिसाब से उसको प्रोसीजर्स बताए जाएंगे। ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये सारे के सारे सिस्टम अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वहां पर जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, लेकिन कौन सी स्टेयर के लिए लेना है ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा जो लेना चाहता है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स आर दीज? आई मीन, किस तरह के प्रोसीजर्स हैं? बेसिकली प्राइम एक फैक्टर यही है, प्राइम मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि आकाश तत्व को नॉर्मल पोजीशन पे रखना। सबका आकाश तत्व बिगड़ जाता है जब भी कोई किसी को समस्या होती है। चारों स्टेज की वो क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, चारों में से किसी में भी चलना हो तो आपका आकाश तत्व एक न्यूनतम लेवल पर होना चाहिए। तो वो मेजरमेंट होता है शंख मीटर से। अगर मेरा आकाश तत्व कम है या जो भी आप उसको बोल रहे हैं डिस्टर्ब्ड है, तो हाउ डू आई नो दिस? मेजरमेंट बताया ना, बट व्हाट सिम्टम्स डू आई गेट? शंख मीटर से मेजरमेंट। जब हमें बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं तब हम शुगर लेवल टेस्ट कराने जाते हैं। जब हमें लगता है कि फीवरिश है, सिर में भारीपन लगेगा, हमें गले में पेन होगा, तब हम थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक करेंगे। तो आपने कहा कि मेजरमेंट करो तो पता लगेगा। 4 स्टेयर्स, देखो सिंपल बात समझो आप, हम 4 स्टेयर्स की बात कर रहे हैं तो कौन सी स्टेयर तुमने पिक करी, पहले तो ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सी स्टेयर चलनी है। हमें तो कोई सी भी स्टेयर नहीं चलनी है। देखिए, तो फिर बात ही खत्म होगी ना, फिर तो तुम्हें जिंदगी जैसी चल रही है बढ़िया चल रही है। लेकिन डिजीज फ्री लाइफ ये एक ऐसा अपने देखो, अब तुम्हें कोई भी स्टेयर नहीं चढ़नी है तो देन देयर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट। पहले डिसाइड करो कौन सी स्टेयर। फ्री लाइफ इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी नीड्स। डिजीज फ्री लाइफ तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेयर। चौथी स्टेयर है वो। ऑब्वियसली क्योंकि अगर पैंडेमिक जैसे लिए पहली स्टेयर के प्रोसीजर करने ही पड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर इज इंपॉर्टेंट टू गेट अ डिजीज फ्री लाइफ। नेचुरली, क्योंकि तुम्हारा मेंटल अगर ठीक नहीं है तो फिजिकल कैसे ठीक हो जाएगा? मेंटल डिस्टर्ब होने के और भी कई रीजंस हैं। पास्ट का ट्रॉमा होता है। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, तो पहला स्टेप मैंने बताया, पहली स्टेयर, 3 स्टेयर्स हैं उसके पहले। आपने जो पहली स्टेयर बताई दैट इज ओनली फियर ऑफ फेलियर। तो दूसरी, इसमें और किसी चीज का आपने नाम दूसरी आपने कंफ्यूजन फ्री, तीसरी कंफ्यूजन, तीसरी डिजीज फ्री लाइफ ना, चौथी डिजीज फ्री इज 4th, चौथी इज पेन फ्री लाइफ ना। पेन फ्री पहले है, डिजीज फ्री बाद में है। मतलब पहले पेन होगा तो डिजीज फ्री कैसे हो जाएगी? ओके, तो तीसरी पेन फ्री है और चौथी डिजीज फ्री।
लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार हमारा कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस लाते हैं लाइफ में, लेकिन जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ फियर ऑफ फेलियर नहीं है, मुझे चाहिए नहीं ना, और बहुत सारे कारण मुझे वो चाहिए नहीं ना। फियर ऑफ फेलियर, सबसे पहला जो स्टेप है वो फियर ऑफ फेलियर से गेट रिड ऑफ है। मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर कब दिमाग में बैठा है ये पता ही नहीं लगता, बल्कि ये तो फियर ऑफ फेलियर तो बच्चों के गर्भ काल में ही बच्चों के दिमाग में फियर ऑफ फेलियर बिठा दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। कन्वेंशनल लिविंग में ये चल रहा है अभी कि गर्भ काल में ही उसके दिमाग में फियर ऑफ फेलियर इंड्यूस कर दिया जाता है। ये जो सिजेरियन डिलीवरी होती है, सिजेरियन डिलीवरी का मतलब यह है कि तुमने उसके दिमाग में फियर ऑफ फेलियर मां के भी और बच्चे के भी, दोनों के दिमाग में डाल दिया। और प्रेगनेंसी, फियर ऑफ प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लम, कि आज की तारीख में लड़कियों की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि दे हैव ए फियर ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, तो ये फ्रीडम ऑफ फियर ऑफ फेलियर नहीं है, ये फियर ऑफ फेलियर है कि मैंने तो सारी प्रोटेक्शन ली थी फिर भी मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ओके, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल ना, लाइक बहुत सारी। मैं ये कहने, देखो मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं फियर ऑफ फेलियर किसी भी तरह का हो, बात ये नहीं हो रही किस वजह से आया, रीजन आई एम नॉट ट्राइंग टू डायग्नोज, बट आई एम सेइंग इज फियर ऑफ फेलियर से आपको अपने आप को बचाना ही पड़ेगा अगर आप डिजीज फ्री लाइफ चाहते हैं तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है, इससे अपने आप को बचाने के लिए किस तरह के प्रोसीजर्स आप रिकमेंड करते हैं? आकाश तत्व की मेजरमेंट करा लो और उसके हिसाब से प्रोसीजर, क्योंकि आप हर एक का कॉम्पोजिशन अलग अलग है, अपना अपना है, तो कॉम्पोजिशन के हिसाब से प्रोसीजर होंगे, वो जो बताए जाएंगे उनका अभ्यास 1 घंटा तकरीबन रोज लगाना पड़ता है। क्या ये प्रोसीजर्स मेडिटेशन से रिलेटेड है? नहीं, या ये प्रोसीजर नहीं, योगा है, सारा योग एंड योगा। अच्छा, योगा है, योग एंड योगा, योग एंड योगा। व्हाट इज योग? योग इज मेंटल बॉडी का कनेक्शन विद फिजिकल बॉडी, एंड योगा इज एक्सरसाइज। या वो फिजिकल के लिए, योगा इज ओनली फिजिकल, योग इज मेंटल एंड फिजिकल बोथ। और कितने दिनों में ये फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर? ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, यहाँ तो मेजरमेंट है सीधी सीधी कि पहले क्या मेजरमेंट थी और आपके कंपोजिशन हिसाब से किस मेजरमेंट पे, किस वैल्यू पे आप उस पे पहुंच जाओगे कि आपको फियर ऑफ फेलियर नहीं रहेगा। अगर किसी को ये फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर चाहिए तो उसको कहाँ आपसे कांटेक्ट करना होगा? ये ऑनलाइन हो जाएगा? इक्वेयर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट, ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन? दोनों तरह से है, पर ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलता है। ओके, तो क्या आप कोई वेबसाइट है जहां से डिटेल्स पता कर सकते हैं? अगर कुछ इन्फॉर्मेशन समझना चाहते हैं तो समझने के लिए वेबसाइट है kingofremedies.com। ओके, और एक और वेबसाइट है ashoscientist.com। kingofremedies.com और ashoscientist.com, ये आपकी 2 वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम ये 4 स्टेयर्स के बारे में थोड़ा, मतलब वहां पे प्रोसीजर्स और बहुत सारी चीजें दी हुई है, कुछ वो फीडबैक भी होंगी, कुछ पता नहीं क्या क्या, मतलब काफी कुछ दिया हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं प्राइमरीली, और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। ओके, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें कंक्लूजन की तरफ आगे चलना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी सरपास द टाइम अलॉटेड टू अस। कंफ्यूजन की, फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन, ये अगेन बहुत सारी चीजों में हमें कहा जाता है इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। अब फेथ जहां आ जाता है, हमारा फेथ हमेशा हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारा कंडीशनिंग कुछ ना कुछ होती ही है। अब उसमें क्या कंफ्यूजन है और क्या नहीं, कई बार हमें पता होता है, कई बार हमें नहीं पता और हम नहीं जानना चाहते, क्योंकि अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। पता नहीं, मेरे को पता नहीं है इस बारे में, तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर कंफ्यूजन फ्री चाहिए तो आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर लो, आपको कंफ्यूजन मिनिमाइज होता चला जाएगा। कंफ्यूजन से प्रॉब्लम क्या आती है हमारी लाइफ में? कंफ्यूजन से प्रॉब्लम क्या आती है लाइफ में? आप प्रोसीजर नहीं कर पाते ना,
कि आपको पता नहीं है ठीक है कि नहीं है, ये कंफ्यूजन लीड्स टू एप्रीहेंशंस। अच्छा, अगर मेरा मतलब कंफ्यूजन लीड्स टू फियर ऑफ फेलियर। या ओके, तो सबसे पहला स्टेयरकेस तो कंफ्यूजन फ्री होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन। देखो सिस्टम जो बना हुआ है वो बना हुआ है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। क्या होना चाहिए, अडॉप्ट तुम कोई भी कर लो, उसमें काय को मना थोड़ी है। तो किसी ने अगर पहला स्टेयरकेस पास किया तो उसको दूसरे स्टेयरकेस के लिए फिर से आना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा, नहीं या नहीं, अगर कोई मान लो दूसरे स्टेयर के लिए केस के लिए पहले आता है तो भी उसको पहला तो पहले करना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी ने एक बार आया, उसने एक प्रोसीजर समझा और उसको मे बी 10 साल तक उसको फॉलो करता रहा, तो क्या ऑटोमेटिकली वो एक से दूसरे स्टेयरकेस पे और तीसरे स्टेयरकेस पे प्रमोट होता जाएगा, या बार बार आपके इंस्टीट्यूट में आके कांटेक्ट करना होगा? प्रमोट अपने आप कैसे हो जाएगा? मिडिल क्लास कर लिया तो आपने तो हायर सेकेंडरी में एडमिशन दोबारा लेना पड़ेगा। ओके, उसके लिए बुक्स अलग रहेंगी, प्रोसीजर्स अलग रहेंगे। नेचुरली, डेफिनेटली। ओके, तो पुट टुगेदर ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर एंड फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन। उसके बाद आपने पेन फ्री लाइफ और डिजीज फ्री लाइफ की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है मार्केट में, बट इससे पहले 2 स्टेप्स की बात तकरीबन नहीं है, ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। कोई आप छोटा सा एग्जाम्पल अपने किसी प्रोसीजर का दे सकते हैं, या कोई केस स्टडी आप बता सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई फियर था किसी पर्सन में और अब उसको फ्रीडम मिला उससे, तो हाँ, उसकी लाइफ में कुछ बहुत है, चेंज आया? बहुत है, भरे हुए हैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि आज की तारीख में जब बच्चा गर्भ में होता है, फियर ऑफ फेलियर तो उसके दिमाग में पहले डाल ही दिया। कंफ्यूजन नहीं भी डाला पर फियर ऑफ फेलियर तो डाल ही दिया। अब क्या होता है कि जब बच्चा बोलने लगता है तो वो कुछ कुछ बोल रहा है तो वो गलती करी उसने, उसको ठीक कर दिया। लेकिन जैसे ही गर्भकाल खत्म होता है, यानी 2 साल हो जाते हैं उसको बाहर आए, तो वो अगर अल्फाबेट पूरे ठीक से नहीं सुना पाता तो वो कहता है तू क्या कर पाएगा जिंदगी में। हाँ। बस फिर हो गया ना शुरू। पर ये तो हम पेरेंट्स आप बहुत जनरली अपने बच्चों को बोल देते हैं, क्या ही करोगे तुम लाइफ में, क्योंकि बिकॉज क्योंकि वी वांट टू। दैट्स व्हाट, सो पेरेंट्स ने अपना फियर बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। हाँ तो पेरेंट्स को फियरफुली होना ही पड़ेगा। इसीलिए पहला स्टेप यानी फियर ऑफ फेलियर रखा है कि पेरेंट्स को फिर ये चाहिए, दे शुड नॉट पास ऑन दी फियर टू दी चाइल्ड। यानी कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और नहीं नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसफर का हो है, जाता है। पैदा होने के बाद तो करा। जेनेटिक कैसे कह सकते हो? तुमने इंट्रोड्यूस आपने किया, कहा उसको इंड्यूस कि किया। ये है कन्वेंशनल आपने लिविंग की कहा देन। ये प्रेगनेंसी से ट्रांसफर हो रहा है ना, नहीं नहीं, मदर से? गर्भकाल ज्यादातर जब बच्चा बोलने शुरू होता है तो उसके बाद से होता है। या चलने की बात हो, चलने में अगर उसकी कोई इश्यू है तो कहते हैं ठीक से चल ले, ठीक से चल ले। हाँ, जब ये बच्चा एक्टिव होने लगता है 6-8 महीने के बाद, तब से होती है ये फियर, तब से इंड्यूस किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। अरे मेरा बच्चा तो चल नहीं पा रहा, अभी उसने 5वीं क्लास पास की नहीं है, उसके कैरियर की टेंशन पहले घुसेड़ दी उसके दिमाग में। अच्छा। जी। तो यस, फियर एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे सोसाइटी का, एंड कंफ्यूजन, जो कि आप क्लेम कर रहे हैं कि ये कुछ प्रोसीजर्स के थ्रू पॉसिबल है इसको टेक केयर करना, इसको हील करना, और ऐसे बहुत से केस स्टडीज भी आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास हैं। बहुत है, तो वो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो देख सकते हैं। अच्छा, ये किंग ऑफ रेमेडीज पे और एशोसाइंटिस्ट.com हाँ पे हाँ आपके ये अवेलेबल, जी, जो भी आपके केस स्टडीज हैं। करेक्ट। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग आपसे डिस्कशन रहा, जी और ये जरूरी भी है, मच नीडेड फॉर द सोसाइटी टुडे। अश्विन जी, आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। प्रणाम। आज हम बात कर रहे थे कुचनाकर गुरुजी से लाइफ के उन एस्पेक्ट्स के बारे में जिनको हम करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। लग्जरी फॉर ऑल, राम राज्य ज्ञान के बारे में अश्विनी जी बात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं उसका, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स पहले अपने आप को फियर और कंफ्यूजन से फ्री करेंगे,
और उसके बाद फैमिलीज में कंफ्यूजन और फियर हटेगा, फियर ऑफ फेलियर। हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हमारे साथ कुछ खराब ना हो जाए, अगर ये होगा तो मगर ये कैसे होगा, एप्रीहेंशंस। इन सभी समस्याओं से निकलने के प्रोसीजर्स अश्विनी जी क्लेम कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी दे चुके हैं। उनको जाना जा सकता है, सीखा जा सकता है, डायग्नोज कराया जा सकता है, रेमेडी दी जा सकती है। एस्क्वायर्स फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन ये अवेलेबल है। अगर आप कुछ भी और जानकारी जानना चाहते हैं इस विषय में तो आप kingofremedies.com, ashoscientist.com इन दोनों वेबसाइट्स को जाकर सर्च कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जितना हमारे लिए पॉसिबल होगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इंफॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ निधि कंसल पालमिस्ट, शोरशी गोपाल निश्चल मंदिर से गायनी नेचुरोपैथ के तौर पर मैं कार्य करती हूँ। और आज हम बात कर रहे थे कृष्णाकर गुरुजी, टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से कृष्णिष्ठ ज्ञान चर्चा में। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय जय भोले।